प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 दहन और ज्वाला के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला। पहला प्रश्न है, दहन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो दोबारा से सुन लो, वह रासायनिक प्रक्रम यानी वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। आगे, दाह्य या ईंधन किसे कहते हैं? तो जिन पदार्थों का दहन होता है वे दाह्य पदार्थ या ईंधन कहलाते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, जैसे ठोस लकड़ी हो सकती है, कोयला हो सकता है। द्रव जो है डीजल कैरोसिन हो गया, गैस जो है वो एलपीजी सीएनजी हो गई। आगे है, सूर्य में ऊष्मा तथा प्रकाश किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो सूर्य से जो हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त हो रहे हैं वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें दो हल्की नाभिकें जुड़कर बड़ी नाभिकें बनती हैं। संलयन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे। तो आपको सिर्फ यहाँ इतना याद रखना है, ऊष्मा और प्रकाश हमें किस अभिक्रिया द्वारा मिल रहे हैं? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा। आगे, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे माचिस की तीली को हम साइड में माचिस की तीली को साइड के अंदर रगड़ते हैं, तो क्या है, रगड़ने से उसका ज्वलन ताप क्या है? वो माचिस की तीली ज्वलन ताप प्राप्त कर लेती है और जलने लग जाती है। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन कब होगा? जब ज्वलन ताप होगा, यानी कोई पदार्थ हमारे पास है, यानी ईंधन हमारे पास है, तो उसका ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। तापमान, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ईंधन या दाह्य पदार्थ, अगर ये तीनों ही हमारे पास है तो दहन होगा। अगर इनमें तीनों में से एक अनुपस्थित है तो दहन नहीं होगा। आगे है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करो कि जलने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती लो और उसे जलाओ। अब मोमबत्ती को मेज पर रखो, मेज पर दो गुटके रखे, मोमबत्ती पर कांच का गिलास रखो। तो देखो यहाँ पर गुटके लगा रखे हैं, उसके ऊपर कांच का गिलास रखा, मोमबत्ती जल रही है। मोमबत्ती जलती है क्योंकि नीचे से वायु यानी ऑक्सीजन प्रवेश करती है। अब गुटके को हटाओ, आप देखते हैं कि कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी, वायु थी, वो इसके जलने में खर्च हो गई। तो ये जब इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी तो ये मोमबत्ती जो है वो बुझ जाएगी। इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि जलने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन आवश्यक है। मोमबत्ती तब तक जलती है जब तक गिलास में ऑक्सीजन है। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। आगे है, ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण, पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, सीएनजी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ हैं। आपने देखा होगा लाइटर से जब भी हम घर के अंदर चूल्हा जलाते हैं तो कितनी जल्दी से जलता है, तो ये ज्वलनशील पदार्थ है, गैस। निरापाद माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है? प्रश्न नंबर 8। तो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। आप याद रखेंगे, निरापाद माचिस के सिरे पर क्या लगा होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। प्राचीन मिस्र में माचिस के रूप में प्रयोग होता था। तो प्राचीन मिस्र के अंदर गंधक में डुबाई गई चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़ों का प्रयोग होता था। माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ती? तो इसका कारण क्या है? देखो, क्योंकि हर वस्तु का अपना एक निश्चित ज्वलन ताप है, यानी उस ताप तक अगर उसका तापमान पहुंचेगा तो ही जलेगी। तब तक वस्तु का ताप ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता, नहीं जलती। यही कारण है कि माचिस की तीली अपने आप नहीं जलती है। कागज़ के कप में पानी गर्म करना कैसे संभव है? प्रश्न नंबर 11 है, जब कागज़ के कप में पानी डाल नीचे से गर्म करते हैं तो कागज़ का ताप ज्वलन ताप नमी के कारण ज़्यादा हो जाता है और साथ ही ऊष्मा पानी में स्थानांतरित हो जाती है। कागज़ को जो ऊष्मा हम दे रहे हैं वो किस में स्थानांतरित हो जाती है? पानी में। पानी गर्म हो जाता है जबकि कागज़ का ज्वलन ताप तक
ताप नहीं पहुंचता, कागज सुरक्षित रहता है। यानी कागज का जो तापमान है उसके ज्वलन ताप तक कौन नहीं पहुंचने दे रहा? पानी, क्योंकि उसमें से ऊष्मा किस में जा रही है? पानी में जा रही है, पानी में स्थानांतरित हो रही है। तो कागज का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और वो जलता नहीं है। आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है? आगे प्रश्न नंबर 12 में, आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन के संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनसे ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। तो ये हम कर सकते हैं। आगे है, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव का क्या लाभ है? कार्बन डाइऑक्साइड से विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर विद्युत का चालन होता है, हमें हानि पहुंच सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से हम अगर आग बुझाएंगे तो विद्युत उपकरणों में लगी आग से हमें कोई हानि नहीं होगी, लेकिन पानी डालेंगे तो पानी से होता हुआ विद्युत हम तक चालन कर सकता है, हमें हानि पहुंच सकती है। आगे है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है? समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण यह आग के चारों ओर एक आवरण बना लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग बुझ जाती है। आगे है, अग्निशामक यंत्रों में क्या भरा होता है? तो प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट भरा होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा क्या होता है? मीठा सोडा होता है। जब ये गर्म होता है तो इससे CO2 निकलती है और वो आग को कवर कर लेती है और आग बुझ जाती है। दहन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्यारे बच्चों, दहन 3 प्रकार के दिखाए गए हैं आपके पाठ के अंदर। 3 प्रकार के दहन हैं। कौन कौन से हैं देखो। तीव्र दहन, जब कोई पदार्थ कुछ ही क्षणों में जलना शुरू कर देता है, तीव्र दहन कहते हैं, जैसे फास्फोरस का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। स्वतः दहन क्या होता है? बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण के कोई पदार्थ स्वयं जलना शुरू कर देता है, स्वतः दहन कहलाता है। जैसे कोयले की खानों में लगी आग, जंगलों में लगी आग। विस्फोट क्या होता है? अचानक होने वाली अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, प्रकाश व ध्वनि पैदा हो, वह बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, तो विस्फोट कहलाती है। विस्फोट किसका होता है? पटाखों में विस्फोट होता है। आगे है, ज्वाला किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 17 है, दहन का वह भाग जिसमें रासायनिक गैसों के सहयोग से प्रकाश तथा ऊष्मा पैदा होती है, ज्वाला कहलाती है। तो दहन का वह भाग जिसमें रासायनिक गैसों के सहयोग से प्रकाश और ऊष्मा पैदा हो, वो क्या कहलाती है? ज्वाला। कौन से पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं? तो ऐसे पदार्थ जलते समय वाष्पित होते हैं, यानी उससे कुछ वाष्पित होता है तो वे ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जैसे मोमबत्ती, मिट्टी का तेल, जबकि लकड़ी का कोयला जलते समय वाष्पित नहीं होता, इसलिए ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। यानी जो पदार्थ जलते समय वाष्पित होंगे, वाष्प बनेगी उसकी कुछ मात्रा में, उससे ज्वाला पैदा होगी। मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ, मोमबत्ती की ज्वाला के भागों को दर्शाओ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बना रखा है। ऊपर लिखा हुआ पूर्ण दहन वाला बाह्य क्षेत्र नीला, सबसे गर्म भाग होता है ये। बीच वाला देखो, आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है, कम गर्म होता है। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक वाला भाग सबसे कम गर्म भाग होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है सबसे, तो बाहर वाला बाह्य, जिसका रंग नीला होता है, बीच वाला पीला होता है, कम गर्म होता है बाहर वाले से। सबसे अंदर वाला काले रंग का होता है, जो सबसे कम गर्म होता है। तो ये आप चित्र बना सकते हो, इंपॉर्टेंट है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार सुनार जो है, ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो प्यारे बच्चों, आप ज्वाला के उस भाग का नाम समझ गए होंगे, सबसे भारी भाग का। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के बाहरी भाग यानी अदीप्त क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। सबसे भारी वाले भाग की वो फूंक मारते हैं, फूंकने से। ईंधन के ऊष्मीय मान, कैलोरी मान से आप क्या समझते हैं? तो आगे है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वह उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाती है। यानी ईंधन के 1 किलोग्राम को जलाकर देखें और जलाने से जो ऊष्मा में प्राप्त होगी वो ऊष्मीय मान कहलाएगी। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है? किलोग्राम प्रति किलोग्राम क्या है? किलो जूल प्रति किलोग्राम, सॉरी, किलो जूल प्रति किलोग्राम क्या है? ऊष्मीय मात्रक है। आदर्श ईंधन के गुण क्या हैं? तो इसका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, परिवहन व भंडारण में आसानी हो, दहन के लिए कोई अवशेष, दहन के बाद कोई अवशेष न बचे। ये गुण जिस ईंधन के अंदर होंगे वो कैसा ईंधन होगा? आदर्श ईंधन होगा। आगे, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोना क्यों खतरनाक है? जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? वर्णन करो। दोनों का उत्तर एक ही है। देखो, ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जो अत्यंत विषैली है। बंद कमरे में अंगीठी में कोयले के अपूर्ण दहन से यही गैस पैदा होती है। अगर हम
कोई ईंधन है, अपूर्ण दहन होगा उसका, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। कमरे को अगर हम बंद कर लेते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। पूर्ण दहन होता है कोयले का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह गैस जब हमारे शरीर में जाती है तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ज्वाला का दीप्त क्षेत्र कौन सा होता है? तो ज्वाला का वह भाग जिसमें कार्बन के बिना जलीय कण अधिक होते हैं दीप्त क्षेत्र कहलाता है। यदि इस क्षेत्र में कोई कांच की स्लाइड रखी जाती है तो उस पर काला रंग जम जाता है। आगे है, ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग को अदीप्त क्षेत्र कहते हैं। इस भाग में कोई लोहे का तार रखा जाता है तो यह रक्त तप्त यानी लाल हो जाता है। आगे, विश्व उष्णन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधनों के दहन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा बढ़ रही है, जो सूर्य से आ रही अवरक्त किरणों को सोखकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही है। इस प्रकार पृथ्वी के तापमान का बढ़ना विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? इसकी क्या हानि है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब वर्षा होती है तो ये ऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं, जो धरती पर गिरता है। इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। हानियाँ इसकी क्या है? यह वर्षा मृदा व फसलों को हानि पहुँचाती है। यह भवनों व इमारतों को भी नुकसान पहुँचाती है। यह वर्षा कैंसर जैसे रोगों का कारण भी बनती है। ताजमहल के संगमरमर पत्थर का रंग खराब होने का कारण क्या है? तो अम्लीय वर्षा है। प्यारे बच्चों, ताजमहल के आसपास फैक्ट्रियां बहुत है, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर वो अम्ल बनाती है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है वहाँ पर, तब वो खराब हो रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। लकड़ी और कोयला जलने से वायु को क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं, प्रदूषित करते हैं। घरों में काम में आने वाला एक द्रव ईंधन है LPG। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान तक गर्म करना, सो ज्वलन ताप तक। तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो पानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेल हल्का होता है, ऊपर आ जाएगा, जलता रहेगा। आगे प्रश्न नंबर 31, समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। CNG एक स्वच्छ ईंधन है। इसके जलने से किसी प्रकार की हानिकारक गैसें तथा अन्य पदार्थ उत्पन्न नहीं होता और इससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं होती। CNG के प्रयोग से प्रदूषण की मात्रा भी कम हुई है, क्योंकि पेट्रोल व डीजल के स्थान पर CNG का प्रयोग किया जा सकता है। आगे, ईंधन के रूप में LPG व लकड़ी की तुलना कीजिए। तो यहाँ देखो, ईंधन का ऊष्मीयमान LPG का ज़्यादा होता है, 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। इसका ऊष्मीयमान कम होता है, इन्हें 1 किलो जलाएंगे तो 17,000 से 22,000 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होगी। LPG इसके जलने से कोई अवशेष नहीं बचता, इसके जलने से अवशेष बचते हैं किसके? लकड़ी के। ये हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं करती LPG, ये हानिकारक गैस उत्पन्न करती है लकड़ी। इसका परिवहन भंडारण आसान है किसका? LPG का। इसका परिवहन व भंडारण आसान नहीं होता। आगे है, कारण बताएं। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि ऐसा करने से कागज से ऊष्मा चालन द्वारा एल्युमिनियम में स्थानांतरित हो जाती है और कागज का ताप उसके ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता। यानी कागज को सीधा जलाएं तो आग पकड़ लेता है, अगर एल्युमिनियम के छड़ के चारों ओर लपेट कर जलाएं तो वो आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज को जो ऊष्मा मिली वो चालन से किस में चली जाती है? एल्युमिनियम में चली जाती है। आगे है प्रश्न नंबर 34, हरी सब पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। कारण समझाइए। हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण नमी के कारण ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ज्वलन ताप जिसका कम वो जल्दी आग पकड़ेंगी। आगे है प्रश्न नंबर 35, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीयमान प्रकृत कीजिए। ईंधन का ऊष्मीयमान होता है कुल प्राप्त ऊर्जा बटे में प्रयुक्त ईंधन। तो 1,80,000 बटे में 4.5 जब भाग देंगे तो 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? हाँ, जंग लगना भी दहन ही है, क्योंकि दहन की परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आविदा और मेष ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया। आविदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीछे के भाग के पास रखा,
रमेश ने बिक्कर को ज्वाला के सबसे भारी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म होगा? तो रमेश का, क्योंकि वह भारी भाग का ताप ज़्यादा होता है। जिसने भारी भाग के पास रखा वो जल्दी गर्म होगा, कि उसका तापमान ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 6 कक्षा 8 दहन और ज्वाला, जिसके हमने प्रश्नोत्तर किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।